बाबा, आज पहली बार किसी को लाठी मारते मारते हाथ रुक गए। शायद इसलिए कि घर जाकर इससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। क्या हुआ भीमराव, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेघनाथ जी के बेटे शिशुपाल आज ऊंचे लोगों के एक व्यक्ति से इंसान बन गए, और किसी का इंसान बन जाना मुस्कुराने का कारण तो होता ही है। अरे नहीं नहीं भीमराव, ये सब नए नए शादी का जोश था। 1-2 घंटे जाने दो, शिशुपाल फिर पहले जैसे हो जाएगा। अरे सदियों से जो सीखा पड़ा है वो इतने जल्दी भूल जाएगा? क्या है ना सर, व्यक्ति को जब अपने बल के दम से शर्म आने लगे तब उसे बदलने से कोई रोक नहीं सकता। और आप आज नहीं थे वहां पर, लेकिन मैंने देखा इससे पहले जो हाथ दिमाग से पूछते भी नहीं थे कि मैं लाठी चलाऊं, वो हाथ आज रुक गए। और ये एक परिवर्तन है सर, बहुत बड़ा परिवर्तन। और इसी के साथ मेरा इस बात पर का विश्वास भी बढ़ गया है कि ऊंचे लोगों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हाथ अन्याय करते करते रुक सकते हैं। भीमराव, तय ना हर बुरी चीज में शामिल है, तो क्या होगा है? अब देख लो, इतनी ठंड माँ, बुढ़ापे माँ राम जी कहूँ भटक रहा होगा, और वो सब तुम्हारी वजह से। भीम, मान लो अब कि हर भटकाव की जड़ तुम हो। तुम जिस किसी की भी जिंदगी में आते हो ना, वो भटकता ही रह जाता है। झूठ। जो भटक रहा है उसे भीमराव एक ठिकाने तक लाता है। हाँ, समझने में समय जरूर लगता है, लेकिन अकड़ के बदन पर स्वयं को श्रेष्ठ मान चुके लोगों की जब लाठी पड़ती और लाठी टूट जाती, निशान छूट जाते हैं, तब समझ आता है। मगर जब तुम समझ आते हो भीमराव, तो मन करता है
जाओ श्यामला, इन्हें घर ले जाओ। मगर भीम भाऊ, आपके बाबा। हे सुन, तू भी चल के घर के अंदर ही रह ले, पूरन काका की तरह तू भी यही रह जा। करुणा दीदी, आप थोड़ा शांति रहिए और इन्हें जाने दीजिए, और इतना भी मत चिढ़िए कि कोई यहाँ आकर अगर भीम भाव की तारीफ करते तो आपको बर्दाश्त ना हो पाए। श्यामला जी, आप जाइए। चलिए। और भीमराव, अब यहाँ खड़े रहोगे? अरे जाओ, ढूंढो अपने बाप को। कहूँ ऐसा ना हो कि एक ठो अजनबी आए कि यहाँ तुमका गले लगाए लिहिस और हुआ खुद का बाप ही खोएगा। वहाँ दीदी आप रोइए मत, संभालिए अपने आप को। भैया मुझे ऐसा लग रहा है अब भाभी को लेकर तुरंत स्टेशन के लिए निकल जाइए, कोई ना कोई ट्रेन कोकण के लिए मिल जाएगी। नहीं भी, मैं अकेला चाहता हूँ। लक्ष्मी, तुम यही रहो। आनंद, हम सब बाबा को ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम लक्ष्मी को लेकर जाओ। नहीं बाला भैया, लक्ष्मी यहाँ नौकरी करती है, कुछ पैसे कमाती है, और वैसे भी मैं वहां जा रहा हूँ, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे लगेंगे तो हम सब उनकी मदद कर सकेंगे। इसीलिए मुझे अकेला जाने दीजिए। जैसा भी वहां कुछ भी होगा मैं खबर कर दूंगा। लक्ष्मी, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त काफी तकलीफ हो रही होगी कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है, पर क्या करूं? अगर मैं कमाता तो तुम्हें जाने देता, पर मैं कमाता नहीं ना लक्ष्मी, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहिएगा कि मैं कमाती और आप नहीं कमाते। आप पर मैं अलग नहीं है, हम एक है। जाइए भैया, और वहाँ सब कैसा है खत लिख कर बता दीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाभी, चलिए, हम सब बाबा को ढूंढते हैं। भीम को बचपन में देखकर हम दोनों ने ये उम्मीद लगाई थी कि बड़ा होकर अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेगा, उनको बदलेगा। और आज जब वो लोगों को बदल रहा है, उनका दिल जीत रहा है, तो उसे देखने के लिए, सोने के लिए सिर्फ मैं जिंदा हूं, और तू मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दीपा भाई, दीपा भाई, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुमने मेरे साथ गलत किया बीबा भाई, गलत किया। तुमने मेरे साथ धोखा दिया। सुध रही है तू बीबा भाई? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा बीबा भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे बुआ, बैठ जाइए ना,
इतना चलेंगी फिर पैर दर्द होगा और फिर कहेंगी कि इलाज कराओ। करुणा, कब कहा मैंने इलाज कराने के लिए? और तू बैठी कैसे है? तू तो छोड़। जीजाबाई, तू कैसे बैठी है? पति गायब है, पता है ना? यदि साथ रहना कब चाहते हैं? रहकर भी दूर ही रहते, गाय भी तो रहते हैं हमेशा। और गए है ना वो लोग, लाएंगे ढूंढकर। वाह जीजाबाई, क्या बात है, गजब है तू। पति चाहे जैसा हो वो पति होता है, जब पति नहीं होता है तब समझ में आता है कि पति क्या होता है। राम जी को तो संभाल नहीं पाई, बस हमेशा उसको दोष देती रहती है। दीदी बस, और भाषण मत दीजिए। और अगर आपको अपने भैया की इतनी ही चिंता है तो जाइए, जाइए और खुद ढूंढ कर ले आइए। हमारा दिमाग मत खाइए। और अक्सर 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि पेशेंट मर जाता है। लेकिन कुछ तो इलाज होगा ना इसका, कुछ तो उपाय होगा ना इसके ऊपर। देखिए, अगर सांस टूटने से पहले इन्हें होश आ जाता है तो समझो खतरा खत्म। बाकी हम दवा और इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं, इंतजार करते हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन डॉक्टर, अरे तुम ना दूर ही रहना मेरे पति से, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मेरी आई भी इसी तरह दरवाजे को पीटती रही और बाबा अंदर बैठे रहे। इतनी ठंड थी, राई छोड़कर चली गई। मैं और मेरा छोटा भाई महिपाल, हम दोनों अंदर बैठे अपनी आई की आखिरी आवाज सुनते रहे। वो भी यही कहती रही जैसे तुम कह रही थी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। और फिर आवाज शांत हो गई और जब सुबह दरवाजा खोला तो आई नहीं थी। उसके बाद आई कभी नहीं मिली। अरे राम जी, का भावा? क्या करेंगे जानकर? जब रात भर अस्पताल में थे तब तो आप सब में से किसी को भी नहीं हुआ कि एक बार आकर के उनको देख ले। तो अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? चाहिए आप सब यहाँ से। ए शोभा, दिन में 17 काम होते हैं,
हम सब अस्पताल जाएं या ना जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे ना कि राम जी मर जाएं। बस, मेरे बाबा के बारे में इतना बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अब जाइए ना, अपना अपना काम कीजिए, वही ठीक रहेगा। भीम भैया, इनके पास काम है जो ये करेंगे। ए दीपक, छोटा है, छोटे की तरह रहा कर। बड़ों से बात करने से पहले सोचा कर, नहीं तो किसी दिन। क्या किसी दिन? सच बोलने से क्यों डरूं? दीपक, शांत रहो। नहीं भीम भैया, सब लोग हमेशा मुझे ये कहकर चुप करा देते हैं कि मैं छोटा हूँ। छोटा हूँ तो क्या हुआ? भीम भैया भी तो छोटे थे ना शिशुपाल जी के सामने, लेकिन वो चुप रहे क्या? इतना कहा, इतना समझाया कि शिशुपाल जी यहाँ आकर माफी मांगकर जय भीम कहकर गए, और वो सब बेवकूफ। दीपक, क्या कर रहे हैं आप? आज ही पूरन का हिसाब हम कर ही देते हैं। आज हम भी आपका हिसाब कर देते हैं। जब देखो मेरे बेटे को धक्का देना, खरी खोटी सुनाना, आप लोगों की आदत हो गई है ना। उसकी माँ अभी मरी नहीं है, जिंदा हूँ मैं। शोभा मेरी बहन है, तो उस नाते दीपक मेरा क्या हुआ? भांजा। बहन के लिए अगर लड़ सकता हूँ तो सोचो भांजे के लिए क्या करूंगा। और हिसाब करोगे, बढ़ो आगे, मैं भी देखूं तुम्हारा हिसाब। ए शोभा, संभाल अपने बेटे को, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा। मेरा बेटा भीम को समझता है, उसे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है फुलिया ताई। अरे बस हो गया। ये क्या हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं आप लोग? अच्छा लगता है क्या? मुफ्त की रोटी खा खा कर ज्यादा इतराने लगा है ना। लेकिन याद रखना, मेरा नाम भी जनार्दन है। समय आएगा ना तो एक एक थप्पड़ का हिसाब बराबर करूंगा। याद रखूंगा। मगर किताब के साथ ऐसा नहीं है। ये सबके सामने सर उठाकर ही रखती है। इसलिए आप भी ये किताब लीजिए और यकीन मानिए, उस लाठी से ज्यादा ताकत किताब देगी। हाथ बढ़ाइए और लीजिए ये किताब। हिम्मत करके ये किताब लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? हट हट सामने से। बदतमीजी नहीं है ये। मैंने सुना है तुम लोग हमेशा भीम के पीछे जाते हो और वहां भीम के साथ नहीं, उसके विरोधी के साथ खड़े हो जाते हो। और भीम को उनके साथ साथ तुम सबसे भी लड़ना पड़ता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज भीम सिर्फ उन सबसे लड़ेगा, तुम सबसे नहीं। तुम सबको अगर आगे बढ़ना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। बढ़ो आगे। पुरान बाबा, जाने दो बेटा। इन्होंने ये तय कर लिया है, ये लोग
जीवन भर बस भीम के खिलाफ रहेंगे, भीम के खिलाफ बोलेंगे और भीम के खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ तो रहे खिलाफ, लेकिन आज ही आगे नहीं जाएंगे। बढ़ो आगे, मैं भी देखूं। हद है, अब कौन दूसरा बाहर का आके और हम पे हुक्म चलाएगा। बाहर के कैसे? मामा है ये मेरी आई के भाई। इसलिए बाहर वाला तो कहिएगा मत जो खुभाओ। सुनिए, चलिए मिलकर घर का काम करते हैं। चलिए आई, इस चाल का नाटक तो ऐसे ही चलता रहेगा। पीछे चलो। रमा, मैं कुछ खाना बना देती हूँ, तब तक तुम बाबा का ख्याल रखना। मगर भीमराव को हमारे मसले में शामिल मत कीजिए। इसे शामिल न करूं? इसे? अरे ये तो हर जगह शामिल है। ये मसला तुम्हारे सामने शुरू हुआ है ना, तो इस मसले का अंत भी तुम्हारे सामने ही करूंगा। मैं मेघनाथ अपने समाज के लोगों और इस भीमराव के सामने शिशुपाल के समक्ष चुनाव का एक प्रस्ताव रखूंगा। इसके 2 विकल्प होंगे और तुझे इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला विकल्प, ये लाठी। और दूसरा विकल्प, ये किताब। बोलो इसे। जा, चुन ले विकल्प, पर विकल्प चुनने से पहले ये अच्छे से समझ ले कि इस लाठी की तरफ तेरे पिता, ये घर, ये जमीन जायदाद, हमारा समाज, हमारी परंपराएं और एक सुनहरा भविष्य है। और इस किताब की तरफ बेघर, बेदखली, समाज का विरोध, अकेलापन और उस भीमराव की तरह दर दर भटकती जिंदगी। अब फैसला तुझे करना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेघनाथ जी? सही बोल रहा हूं भीमराव, एकदम सही बोल रहा हूं मैं। हमारी मान्यताओं का विरोध करने वाले के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। शिशुपाल, आगे बढ़ो और चुनो विकल्प।
शिशुपाल, ध्यान रहे ये चुनाव तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और तुम्हारा ही क्यों, ये जिसे तुम अपनी पत्नी मान चुके हो ना, उसका भी भविष्य। और अगर कल को इससे कोई बच्चा हुआ तो उसका भी भविष्य। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना। चुनो विकल्प, ये लाठी। ऐसा है सेठ जी, जीवन में पहली बार किसी एक चीज का अपनी मर्जी से चुनाव कर पाया हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज से मेरे लिए मर गए तुम दोनों। अभी इसी समय निकल जाओ यहां से। कहीं नहीं जाएंगे हम। अरे रोको इसे, घर में ना जाने। यही करवाते आए ना आप कि किसी की जमीन पर एक मुट्ठी चावल जाकर छींट देते थे और कहते थे कि शिशुपाल कब्जा कर लो, और मैं आपकी उस बात को मानता था। तो आज मैं इसी तरीके से अपने लिए जमीन लूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कल तक ये तरीका मैं दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए किया करता था, और आज अपने लिए न्याय करने के लिए करूंगा। अगर आप दोनों को दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मेरी चाल में रह लीजिए। नहीं भीम, तुम जाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं।
तुम श्यामला को लेते जाओ, मुझे रहने दो, क्योंकि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम हमारे बीच कैसे रह लेते हो इसका अनुभव तब होगा जब मैं यहाँ रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहां ही रहूंगी। श्यामला तुम समझदार हो, मेरी बात समझ ले। मेरी जगह रमा भाभी होती तो क्या वो भी आपके साथ चली जाती? बोलिए। नहीं। तो फिर मैं कैसे आ सकती हूँ आपके साथ? और भीम भाऊ आप जाइए, हम दोनों यहाँ देख लेंगे। हाँ बेब, तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। नहीं जाओगे तो यहाँ की खींच बाहर निकाली जाएगी। संभालिए। अब आप सब लोग भी जा सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि शिशुपाल और श्यामला से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप सब इन दोनों से वैसा ही व्यवहार कीजिएगा जैसा उस भीमराव और उन छोटे लोगों से करते हैं। मैं आप सबके सामने इन दोनों को अपने घर, अपने समाज, अपने धर्म से बाहर करता हूं। हाँ हाँ, इसने इसी के लायक काम किया है। गजब है आप लोग, भीम भाऊ की बहन बोलकर कचरा डाल दिया। तो भीम भाऊ जैसे तेवर भी होंगे ना मेरे। भीम भाऊ थोड़े शांत हैं, मगर मैं उतनी शांत नहीं हूं, इसलिए आइंदा से ये सब कीजिएगा, लेकिन बदले में बदला भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। छोड़ेंगे नहीं हम, यही रहोगे ना? देखते जाओ। ठीक है, देख लेंगे। श्यामला, ये क्या? शिशुपाल, मैं आज तक यही सोचता रहा कि मेरा बेटा मेरे जैसा है, मगर आज तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया। तू मेरे जैसा नहीं है, अरे तू अपनी माँ के जैसा है, जिसे रिश्तों की कदर नहीं, न बड़ों का लिहाज। रमा, काम के लिए देरी हो रही है, हम काम पर चले? दीदी वो आते ही होंगे तो मैं उन्हें खाना खिलाकर ही चलूंगी। ठीक। सुनिए, आपने खाना खा लिया ना? तो अब मैं चलती हूँ काम पर। और जिन लोगों को दूसरों की जिंदगी में घुसने का बहुत शौक है ना, उनका क्या करें? वो तो ऐसे ही काम में देरी से जाते हैं। दीदी अब जाइए, देरी से, मगर मेरे जीवन में मेरे पति ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके पूर्ति के लिए मेरे खुद की व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब जाइए। अरे वाह, आ गए। वाह,
बधाई हो तुम्हें, बाप को बेटे से अलग कर दिया। अब तो खुश हो गए ना तुम? बधाई हो भीम भाव। लोग चाहे जो कहे, मगर सच तो ये है, आपके विचार मेघना जी के मोहल्ले में भी फैलेंगे। भीम भैया की जय, 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 भीम भैया की जय। बस बस, आज मत कीजिए मेरा उत्साहवर्धन, मत कीजिए मेरी जय जयकार, क्योंकि वहां पर हुआ चाहे जो हो, मगर सच तो यह है कि आज एक बाप अपने बेटे से अलग हो गया। और रिश्तों का टूटना बहुत बहुत पीड़ा देता है। ले जा। आज आप उस दम भरे समाज के एक व्यक्ति को समझा पाए कि आप सही है और समाज गलत है। इसीलिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू रमा। ये क्यों? बताइए ना, मैंने क्या किया? रमा, जिन सपनों में दूसरों के सपने जुड़ जाते हैं ना, तब वो सपने बहुत कीमती बन जाते हैं। मैं जानता हूं, अभी मैं जब चाल में आ रहा था तब तुम यही कह रही थी ना कि आज काम पर जाने के लिए भले ही देर हो जाए, लेकिन तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं मेरे सपनों से जुड़ी है ना? रमा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत सारा प्रेम देता है, विश्वास देता है, अपना वक्त देता है, उसका साथ देता है, लेकिन अगर कोई अपने सपने ही दूसरों को दे रहा हो तो तब उन सपनों का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। और मेरे पास अभी तुम्हें देने लायक कुछ नहीं है, तो ये निवाला उस ऋण की किस्त समझ लो। आप खाना खाइए, आपको काम पर भी जाना है ना? तब तक मैं और रोटी बना देती हूँ। पूरन काका के लिए भी खाना देना है। रमा, मेरा एक काम करोगी? हाँ। वाह भीमराव वाह, कमाल है। देख रहे हैं भाइयों, ये भीमराव भर पेट भोजन करके आराम से ऑफिस जा रहा है काम के लिए, और ये जो अभी अभी इसकी बिरादरी में शामिल हुआ है, एक प्याली चाय के लिए दर दर भटक रहा है। इसे शुद्ध दूध वाली चाय कभी भी मिल सकती थी, कितनी भी बार मिल सकती थी। इसे इस भीमराव से क्या मिला? एक प्याली चाय के लिए भटका ये, और देखो इसको, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। भाड़ में जाए शिशुपाल, आराम से भोजन करके जा रहा है दफ्तर काम के लिए।
देख लो शिशुपाल, अरे भीमराव के साथ जाकर तुम्हें क्या मिला जिसे ये नहीं फर्क पड़ता कि तुमने चाय भी पी है या नहीं। और वो तो सब कुछ देख कर गया था और तुम उसका गुणगान कर रहे हो। अरे भीमराव, मेरी नजर में ना तुम सबसे बड़े विश्वासघाती हो। पहले तो उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो अपने बाप से। जब इस बेवकूफ ने ऐसा कर दिया तो घर छोड़ते ही पहले ही दिन तुमने इसे छोड़ दिया। मतलब हद है, कोई आदमी इतना विश्वासघाती कैसे हो सकता है जो दूसरों को भूखा छोड़ दे। ऐसा आदमी कभी नायक नहीं बन सकता। मेरे नजर में तुम्हारे जैसा आदमी कभी किसी की प्रेरणा नहीं बन सकता। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हा? गलत कह रहा हूं मैं? आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और आदर्श का पालन करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अरे शर्म आ रही है मुझे, शर्म कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए, तुम्हारे जैसी सोच की तरफ बढ़ने के लिए ये अपने बाप का विरोधी बन गया। अरे अब भी समझ जा, देख देख अपनी हालत। कहा था ना सुबह तुमको कि कपड़ा लोहा करवा के लाना, सुना नहीं था तुमने? अरे करवा दूंगा भाऊ, वैसे 10 दिन बाद शादी में जाना है ना आपको, उसके पहले करवा दूंगा। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, बड़े और छोटे के औकात मत भूलो। भाऊ वो अखबार के काम के सिलसिले में याद नहीं रहा, इसीलिए यहाँ आ गया। तू अखबार चला रहा है? क्या करता है तू अखबार में? बोल। क्षमा कीजिए, वैसे तो ये दो भाइयों के बीच का मसला है, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, मगर आप इस तरह से इन्हें डांटिए मत। मैंने खुद देखा है, ये अखबार के प्रति बहुत तत्पर होते हैं। छोटा भाई है मेरा, चाहे जो मैं उसे बोलूं, तुम्हें क्या उसे? तुम जाओ यहाँ से। आप अपनी सोने की चेन बेचकर ये चाय लाए क्या? बताइए ना। नहीं श्यामला, मेरी सोने की चेन और अंगूठी इतनी सस्ती निकली कि 2 कप चाय नहीं मिल पाई। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना श्यामला, मेरा जो छोटा भाई है ना महिपाल, वो मुझसे अक्सर कहता था कि भीम कॉलेज में भाषण देता है कि अपनी योग्यता से कुछ पाए तो वो स्थायी होता है। उस समय लगता था कि वो भीम सब बकवास बातें करता है, लगता था कि उसके बाप से उसे कुछ मिला नहीं है, इसलिए चिढ़कर ईर्ष्या से ये सब कहता होगा। मगर आज जब सबके सामने मेरी चैन अंगूठी सब उतार ली गई और औकात इतनी बन गई कि 2 कप चाय नहीं खरीद पाया, तो समझ आया कि भीम सही कहता है। आज अगर मैंने ये सब अपनी योग्यता से पाया होता ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। उतना ही अपने आप पर गुस्सा आ रहा है
गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कैसा था मैं पहले, इतनी उम्र हो गई और कुछ नहीं कर पाया। संभालिए खुद को, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया। कुछ किया होता तो ऐसे बाजार में 2 कौड़ी की औकात नहीं बन गई होती। सही कहता है भीम कि कर्म व्यक्ति को ऊंचा या नीचा बनाता है। सबको ये बात जाननी चाहिए और मैं बताऊंगा सबको भीम की बातें। आज भीम चाहे जहां हो, उसे एक स्थान पर नहीं, उसे एक साथ हर जगह होना पड़ेगा। और वो जहां भी होगा कुछ ना कुछ सकारात्मकता फैला रहा होगा। नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा हूं आपको, ना ही आपकी बातों का मजाक बना रहा हूं। बस कह रहा हूं जो सच है। और अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे। जिस तरह से हम सदियों से लड़ते आए हैं और समाधान ढूंढते आए हैं ना, आप भी उसी तरह से समाधान ढूंढिए। जाओ ऑफिस, चले जाओ। जैसे मैं उसे धुतकारता था, उसे हर कोई धुतकारता है, मगर वो रुकता नहीं और रुकेगा भी नहीं। और एक और बात उससे सीखी मैंने श्यामला, कि जीतता वो नहीं जो बहुत ताकतवर है, जीतता वो है जो जूझता है। और मैं भी जूझूंगा। वैसे मैं आपको अंगूठी पहना दूं? अंगूठी? कैसी अंगूठी? और मैं तुम्हारी अंगूठी क्यों पहनूंगा? हम ले जाएंगे इसे, तुम पहुंचाओ घर पे, मैं जाता हूं दुकान पे। सर, मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊं, चलेगा? कहाँ जाओगे? शिशुपाल जी और श्यामला अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहा हूं जाकर उन्हें थोड़ी मदद करूं। वहां जाकर भाषण दे दोगे? भीम, तुम्हें कई बार ऐसे नहीं लगता कि तुम वक्त बेवक्त भाषण देते रहते हो? भाषण? नहीं सर, भाषण नहीं सुनाता हूं मैं बस अपने विचार लोगों के सामने रखता हूं। इतनी उम्र नहीं है तुम्हारी कि तुम अपनी बातों को विचार कहते हो। ये तुम्हारा अति आत्मविश्वास है या अपने आप पर घमंड? एक बात कहूं सर, जब मेरी आई भीमाबाई जिंदा थी ना, तब एक बार आई और मेरी बहन घर में साग चुन रही थी और मैं बाहर किसी से बहस करके घर में आया। तब आई ने कहा, भीवा, व्यक्ति को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। कहने से व्यक्ति का जीवन प्रभावी और संतुलित बन जाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा कि आई, बोलने और कहने में इतना फर्क ही क्या है? तब आई ने समझाया था कि कहना मतलब लोगों के सामने अपने विचार रखना। तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो
सबसे पहले विचारों को इकट्ठा करना होगा। मेरे बड़े भैया बाला भैया भी थे वहां पर। उन्होंने कहा कि आई ये इतनी छोटी उम्र में विचार कहाँ से इकट्ठा कर पाएगा। उसके ऊपर आई ने समझाया कि जैसे मैं और मेरी बेटी मिलकर अभी साग चुन रहे हैं, साग से सारा खरपतवार छांट कर अच्छे साग चुन रहे हैं ना, वैसे ही जीवन में अच्छी सोच, अच्छा नजरिया अपनाओगे तो अच्छे विचार अपने आप मिल जाएंगे। बस तब से मैं ये काम कर रहा हूं सर। भाषण नहीं देता हूं, बस अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए जो भी पाऊंगा अपने लोगों के साथ पाऊंगा। और आपने कहा ना, व्यक्ति पर ज्यादा भार हो तो यात्रा छोटी हो जाती है, सफर छोटा हो जाता है। मेरा सफर भले ही छोटा हो सर, लेकिन अपनों के साथ होगा, और अपनों के साथ वाला सफर हमेशा यादगार बन जाता है। बस उसी यादगार सफर पर चल रहा हूं। मगर भीमराव, तुम्हारा ये सफर आगे बढ़ेगा तो तुम्हारे मोहल्ले से आगे निकलकर ऊंचे लोगों के मोहल्ले में भी जाकर पहुंचेगा। तो वहां क्या? वहां क्या? वहां शिशुपाल जी जैसे लोग मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो उनसे संघर्ष करेंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे, मगर रुकेंगे नहीं सर, रुकेंगे नहीं। वैसे ही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारा ये सफर संघर्ष करते करते आपके मोहल्ले से कभी गुजरे तो आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। जाकर काम करो। मौका मिला नहीं कि दूसरे को अपने पाले में करने का दाव चल देते हो। ठीक है, तो मैं काम खत्म करके चला जाऊं ना शिशुपाल जी के यहाँ? आइए, अंदर आइए। आइए। तुम सबकी हैसियत यही है। जब मैंने भीमराव से शर्त लगाई थी कि इसकी शिक्षा बढ़ी या हमारी शराब बढ़ी, मैं तो भीमराव के पास शिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पास आएगा शराब लेने। नंदू, तू ये जूता साफ कर। नहीं करूंगा। जूता साफ कर, वरना अभी फोड़ डालूंगा तुझे। अचानक क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? शिशुपाल जी, आप रो क्यों रहे हैं? पुराने पापों का भार नहीं उठा पा रहे। आज तक इसी चौल में सबको मारने और डराने आते थे, और आज पहली बार संबंध बनाने आया। आप मना मत कीजिए, मेरी आई की तबीयत खराब है, और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे तुम सब तो हमेशा हाथ फैलाए रहते हो, और हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती? साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुना है कि मेघनाथ जी के बेटे शिशुपाल जी
और उनकी पत्नी भीमराव के चाल में गए हैं और मदद मांग रहे हैं अपने रहने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। सुन लिया साहब, मदद की जरूरत सिर्फ छोटे लोगों को ही नहीं होती है। जिसे भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो हाथ फैलाएगा ही, जैसे लक्ष्मी दीदी ने आपके सामने हाथ फैलाया। लेकिन उसके लिए आप उनका अपमान मत कीजिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। मीरा, देख रही हो? और देखती रहो कि हमारा भीम अपने जीवन में ऐसे कई ऊंचे लोगों का हाथ पकड़कर अपनी दुनिया में लाएगा। और यही भीम की असली कमाई होगी और यही भीम के जीवन की परिभाषा बनेगी। सही कह रहे हो भैया। अरे हमका तो ये सोच के डर लग रहा है कि मेघनाथ जी कितना गुस्सा होंगे और कितना दुखी होंगे। तो ऐसा ना हो कि उनका तांडव हम लोगन का देखने का मिले।